हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के में। दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था राजस्थान इतिहास के बारे में। राजस्थान इतिहास में प्रथम राज पुस्तासक थे गुर्जर प्रत्यार वंश। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में, गुर्जर प्रत्यार वंश के बारे में। तो वो वीडियो अधूरा था, तो इसको हम पूरा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम गुर्जर प्रत्यारों के पिछले बारे में जानते हैं। हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ लिया हमने, हरिश्चंद्र। फिर उसके बाद में पढ़ा हमने नागभट्ट प्रथम। उसके बाद में पढ़ा हमने ककुस्थ, और उसके बाद में पढ़ा हमने वत्सराज। वत्सराज के बाद में अगला जो गुर्जर प्रत्यार वंश का शासक बना था वो था नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज का शासक था 783 से लेके 795 ईस्वी तक। इसके बाद में 795 से 883 ईस्वी के बाद में के दौरान शासक बनता वो नागभट्ट द्वितीय। ठीक है दोस्तों, तो आज का चैप्टर है हमारा गुर्जर प्रत्यार वंश का। लास्ट चैप्टर इसमें पूरा कर देंगे गुर्जर प्रत्यार वंश के। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं लगभग सारे क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, गुर्जर प्रत्यार वंश। ठीक है, 4 नंबर का शासक बनता है वो है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय का शासन रहता है 795 से लेकर 833 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 33 और 5 38 वर्ष तक इसका शासन रहता है। किसका? नागभट्ट द्वितीय का। नागभट्ट द्वितीय का ये अपने पिछले राजा यानी कि गुर्जर प्रत्यार वंश का पिछले राजा वत्सराज और उसकी पत्नी सुंदरी देवी का पुत्र था। यानी कि इसमें माता का नाम अलग अलग इसलिए आता है क्योंकि राजा की कई रानियाँ होती थी। ठीक है, तो माता का नाम इसलिए आता है क्योंकि जैसे फिक्स पिता का नाम तो फिक्स रहता है, लेकिन माता का नाम अलग अलग इसलिए आता है क्योंकि राजाओं की कई रानियाँ रहती थी, उनके अलग अलग पुत्री हो सकते थे। ठीक है, तो वत्सराज इसके जस्ट पिछले वाला राजा था नागभट्ट द्वितीय का, इसके पिताजी, और इसकी माता का नाम था सुंदरी देवी। ठीक है, कन्नौज को इसने राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को राजधानी बनाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, मुंगेर विजय, इसने मुंगेर विजय बंगाल शासक धर्मपाल बंगाल के शासक धर्मपाल को पराजित करता है नागभट्ट द्वितीय। मुंगेर कहाँ पे है? बिहार। ठीक है दोस्तों, बिहार स्टेट में मुंगेर नामक जिला भी है वर्तमान में, और मुंगेर नामक जगह है, उस जगह पर बंगाल शासक धर्मपाल को पराजित करता है नागभट्ट द्वितीय। इसके बाद आता है राष्ट्रकूट गोविंदराज तृतीय। देखो, दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूटों का शासन था, किनके समक्ष? प्रत्यारों के समक्ष। तो वहाँ पे उस टाइम पे प्रत्यारों से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे राष्ट्रकूट। तो लगभग हर युद्ध में कभी प्रत्यार पराजित होते तो कभी राष्ट्रकूट पराजित होते। इस बार क्या होता है, राष्ट्रकूट जो शासक था गोविंद तृतीय, उससे पराजित हो जाता है कौन? नागभट्ट द्वितीय। और इसने क्या होता है, कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। कौन? गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट। 833 ईस्वी में जल समाधि लेता है। 833 ईस्वी में जल समाधि लेता है। कौन सी नदी में? सिंधु नदी में। सिंधु नदी में जल समाधि लेता है। कौन सी? 833 ईस्वी में इसका उल्लेख मिलता है प्रभाव का अभिलेख में। ठीक है, गुवक प्रथम हमने पढ़ा होगा। गुवक प्रथम कौन था? गुवक प्रथम चौहान राजा था। ठीक है दोस्तों, गुवक प्रथम चौहान राजा था। वो किसका सामंत था? नागभट्ट द्वितीय का। देखो, इससे लिंक है नागभट्ट द्वितीय का, उसके बारे में पता करेंगे कैसे है। गुवक प्रथम कौन था? चौहान शासक था, चौहान राजा था। वो किसका सामंत था? नागभट्ट द्वितीय का। इस गुवक प्रथम का एक सामंत था। कौन सा? हट्टड़। ठीक है, इसने क्या किया था? जीर्ण माता मंदिर। चौहान राजा गुव के सामंत हट्टड़ ने जीर्ण माता मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन राजस्थान में बनता है। जीर्ण माता का मंदिर का निर्माण किया था हट्टड़। हट्टड़ को ज़्यादा नहीं जानते। हट्टड़ किसका सामंत था?
गोवक प्रथम का। गोवक प्रथम किसका सामंत था? नागभट्ट द्वितीय का। ठीक है दोस्तों, इसकी उपाधियां थी, मेन उपाधियां हैं परम भट्टारक, वह महाराजा धीराज और कर्ण। ठीक है, कर्ण का मतलब कर्ण दानशीलता के कारण इसको कर्ण की उपाधि दी गई थी, क्योंकि नागभट्ट द्वितीय अपनी उदारता और दानशीलता के लिए जाना जाता था और इसीलिए इसको कर्ण की उपाधि दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट होता है इसका उत्तराधिकारी रामभद्र। इसको मैं साफ कर देता हूं, किसको? नागभट्ट द्वितीय को, बोर्ड को साफ कर देता हूं दोस्तों। रामभद्र, रामभद्र। ठीक है दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय का अगला उत्तराधिकारी कौन होता है? रामभद्र, रामभद्र। अगला उत्तराधिकारी कौन होता है? रामभद्र। इसका शासन था 1833 से 1836 तक, यानी कि 3 साल, 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष शासन करता है कौन? रामभद्र। इसका कोई इतिहास में ज़्यादा वो नहीं है, इसकी हल्की फुल्की जानकारी है, वो हम पता करेंगे। रामभद्र की जानकारी इसलिए पता करते हैं कि अगला जो शासक होता है मिहिर भोज, जो गुर्जर प्रत्यार का सबसे शक्तिशाली शासक था, उसके पिता कौन थे? रामभद्र। ठीक है, अब इसकी चर्चा करेंगे, रामभद्र कौन था? रामभद्र नागभट्ट द्वितीय और रानी इष्टा देवी का पुत्र था। ठीक है, जो पिछला शासक था नागभट्ट द्वितीय, उसी का पुत्र था, और रानी, इसकी माता का नाम, रामभद्र की माता का नाम था रानी इष्टा देवी। ठीक है, देखो एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो रामभद्र किसका पुत्र था, तो नागभट्ट तो आएगा द्वितीय, लेकिन इसकी रानी की जगह दूसरी रानी भी दी जा सकती है, क्योंकि उस टाइम पे राजाओं के अनेक रानियाँ होती थी। तो नागभट्ट द्वितीय तो आप समझ जाओगे, लेकिन रानी इष्टा का आपको याद करना जरूरी होता है, क्योंकि इसकी जगह दूसरी रानी भी आ सकती है। ठीक है, इसकी रानी है अप्पा देवी। रामभद्र की रानी है अप्पा देवी। अप्पा देवी से ही मिहिर भोज का जन्म होता है। मिहिर भोज। ठीक है दोस्तों, जो राजपूतों का, प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक होता है, वो कौन था? मिहिर भोज। इसे प्रतिहारों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके शासनकाल को प्रतिहारों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। पाल शासक देवपाल से पराजित। क्या होता है दोस्तों? बंगाल के पाल शासक कहाँ के थे? बंगाल के। पाल शासक कहाँ के थे? बंगाल के। देवपाल से पराजित हो जाता है रामभद्र, और कन्नौज पर किसका अधिकार हो जाता है? देवपाल का। ठीक है दोस्तों, देवपाल का कन्नौज पर अधिकार हो जाता है। अब अगला जो मोस्ट है यहाँ पे प्रतिहार वंश में, वो है मिहिर भोज। मिहिर भोज को भोज प्रथम, यानी प्रथम तो इसलिए कहा जाता है कि आने वाली पीढ़ी में भोज नाम का अगर दूसरा राजा बन जाता है, तो पहले वाले को प्रथम, दूसरे वाले को द्वितीय, और तीसरा नंबर पे कोई उसी नाम का राजा होता है तो उसको तृतीय नाम दे दिया जाता है। तो इसको भोज नाम का शासक हुआ, इसको मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है। तो इसकी उपलब्धियों के बारे में समझेंगे, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं मिहिर भोज के बारे में। ठीक है दोस्तों, मिहिर भोज के पिता का नाम क्या था? रामभद्र। इसकी माता का क्या नाम था? अप्पा देवी। ठीक है दोस्तों, पिता का नाम क्या था? रामभद्र। वह माता का नाम क्या था? अप्पा देवी। ठीक है दोस्तों, प्रतिहारों का पितृहंता। देखो, सबसे एक बात होती है, जो किसी आदमी में अगर बहुत सारी विशेषताएं होती है तो उसमें उसके अंदर एक बुरी चीज़ भी होती है। ठीक है, मिहिर भोज को क्या कहा जाता है? प्रतिहारों का स्वर्णकाल। इसके शासन को क्या कहा जाता है? प्रतिहारों का स्वर्णकाल। प्रतिहारों का स्वर्णकाल, यानी कि प्रतिहारों में जितने भी राजा हुए उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा शासन किसका था? मिहिर भोज का। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रतिहारों का स्वर्णकाल। लेकिन इसमें क्या होता है? इसको प्रतिहारों का पितृहंता। पितृहंता का मतलब क्या समझते हो आप? पितृ को हानि पहुंचाने वाला, यानी अपने पिता को हानि पहुंचाने वाला या पिता की हत्या करने वाला। पितृहंता, पिता को मारने वाला। पितृहंता, पिता को मारने वाला। ठीक है दोस्तों,
पितरंता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने रामभद्र की हत्या की थी। रामभद्र अपने पिता की हत्या करके ये शासन पे बैठा था। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको पितरहंता कहा जाता है, प्रतिहारों का पितरहंता, क्योंकि प्रतिहारों में एकमात्र यही शासक था जो अपने पिता की हत्या करके बैठा था। मेवाड़ का पितरहंता किसे कहा जाता है दोस्तों? मेवाड़ का पितरहंता, एक यहाँ से भी क्वेश्चन आप इसको वो मसल में लेना। प्रतिहारों का पितरहंता किसे कहते हैं? मिहिर भोज को। और मेवाड़ का पितरहंता किसे कहते हैं? उदा। उद्दा इसने किसकी हत्या की थी? अपने पिता कुंभा की। ठीक है दोस्तों, राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा ने। इसलिए मेवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है? उद्दा को। और प्रतिहारों का पितरंता किसे कहा जाता है? मिहिर भोज को। ठीक है, इसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। इसको उपाधि दी गई है आदि वराव, ग्वालियर अभिलेख में मिलता है ये उपाधि आदि वराव। ठीक है, आदि वराव, इस देखो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। आदि वराव मिहिर भोज की उपाधि है, वो कहाँ से ली गई है या कहाँ से उसकी जानकारी मिलती है? तो ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश से इसकी जानकारी मिलती है। सार्वभौम, मालवा चक्रवर्ती, श्रीमद आदि वराव, आदि भी इसकी उपाधियाँ हैं। सार्वभौम, मालवा का चक्रवर्ती और श्रीमदी आदि वराव। और प्रभास पाटन, प्रभास पाटन दौलतपुर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि मिहिर भोज को प्रभास पाटन की उपाधि दी गई थी। अब देखो प्रतिहारों का स्वर्णकाल, प्रतिहारों का स्वर्णकाल, यानी कि प्रतिहारों का स्वर्णकाल किसी के शासनकाल को कहा जाता है? मिहिर भोज। मिहिर भोज, इसकी बस एक ही कमी थी कि इसने अपने पिता को हत्या करके जो अपने जीवन पे कलंक लगा दिया था, इसीलिए इसको प्रतिहारों का पितरहंता वंश कहा जाता है या प्रतिहारों का पितरहंता कहा जाता है। ठीक है, सुलेमान, इसके शासनकाल में अरब यात्री, ये अरब यात्री था सुलेमान। अरब यात्री कौन था? सुलेमान। ये आता है किसके टाइम पे? मिहिर भोज के शासनकाल पे ही ये आता है अरब यात्री सुलेमान। इसकी किताब थी किताब उल हिंद। कौन सी किताब है दोस्तों इसकी? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद में इसने स्पष्ट कहा है इस्लाम का शत्रु किसको कहा है? मिहिर भोज को। मिहिर भोज को अरब यात्री सुलेमान ने क्या कहा है? इस्लाम का शत्रु या इस्लाम का विनाशक कहा इसको, क्योंकि ये इसके टाइम पे इसने मुसलमानों को या अरबी आक्रमणकारियों को इतनी बुरी तरह से हराया था। इसीलिए इसने सुलेमान ने, जो अरब यात्री था, उसने मिहिर भोज को क्या कहा है? इस्लाम का शत्रु। इसके शासन काल में एक युद्ध होता है देवपाल। देवपाल कहाँ का था? बंगाल का शासक है, बंगाल। ध्रुव ये कौन था? राष्ट्रकूट। ठीक है दोस्तों, और जयशक्ति, एक जयशक्ति नाम का एक और राजा था, जयशक्ति। इन तीनों को कहाँ पे रहा था? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर इन तीनों को ही, तीनों की सम्मिलित सेना को, बंगाल की शासक को, राष्ट्रकूट के ध्रुव शासक को और जयशक्ति, तीनों को ही हराया था नर्मदा नदी के तट पर। इसलिए उसको बहुत ज़्यादा उस पर शौर्य की उपलब्धि मिली थी। मिहिर भोज के चौहान, गोहिल, प्रतिहार, कलचुरी व चेदी इनके क्या थे? सामंत। यानी कि चौहान तो आपको पहले बताया था मैंने, चौहान किसके सामंत रहे हुए हैं? प्रतिहार वंश के शासक रहे, वो सामंत रहे हुए। सामंत का मतलब होता है एक जैसे जागीर का उत्तराधिकारी, एक राजा के शासनकाल में एक उसको जागीर दे दी जाती थी, उसकी जिम्मेदारी दी जाती थी और उसका उत्तराधिकारी किसको बना दिया था? किसी एक राजा को। वो किसके प्रति वफादार होता था? अपने मेन राजा के प्रति। ठीक है, तो चौहान भी इसके सामंत थे, गुहिल भी इसके सामंत थे और बाकी बचे हुए प्रतिहार वो भी इसके सामंत थे मिहिर भोज के। कलचुरी जो शासक हुए हैं भारत में वो भी इसके सामंत थे और चेदी ये भी इसके सामंत रहे हुए हैं। ठीक है, दंडपासिक, दंडपासिक, दंडपासिक पुलिस अधिकारी को कहा जाता था किसके टाइम के? मिहिर भोज, मिहिर भोज के समय में दंडपासिक पुलिस अधिकारी को कहा जाता है। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, दंडपासिक क्या है? दंडपासिक किसके टाइम पे पुलिस अधिकारी था? या दंडपासिक क्या है? पुलिस अधिकारी है, खेती का अधिकारी, कुछ भी मान लो, क्वेश्चन बन सकता है। तो दंडपासिक पुलिस अधिकारी था किसके टाइम पे? मिहिर भोज के टाइम पे। उसके बाद आता है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज का लड़का था। ठीक है दोस्तों, इसको साफ करता हूँ।
महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम, इसका शासन रहा था 889 से लेके 908 तक। ठीक है दोस्तों, 889 से लेके 908 तक महेंद्रपाल प्रथम का शासक था, 889 से 908 तक, यानी कि लगभग इसका शासन रहा था 11 और 8 19 साल तक, 19 वर्ष तक इसका शासन रहा था। ठीक है दोस्तों, किसका? महेंद्रपाल प्रथम का। महेंद्रपाल प्रथम किसके पुत्र थे? मिहिर भोज, मिहिर भोज व चंद्रभट्टारिका, चंद्रभट्टारिका इसका पुत्र था। कौन? महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में महेंद्रपाल का द्वितीय राजा भी हुआ है प्रत्यार वंश में। ठीक है, इसके समय में एक कवि थे या विद्वान थे राजशेखर। राजशेखर का नाम आपने सुना होगा, इसने अच्छी लेख लिखे हैं, अच्छी किताबें लिखी है। राजशेखर ये गुरु भी थे। किसके गुरु थे? महेंद्रपाल प्रथम के, और ये उसके दरबार के बहुत बड़े विद्वान भी थे। ठीक है, इन्होंने रचना की है राजशेखर ने। एक तो कपूर मंजरी क्या है? महेंद्रपाल प्रथम की एक रानी थी अवंती सुंदरी। कपूर मंजरी ये अवंती सुंदरी ये किसकी रानी थी? महेंद्रपाल प्रथम की रानी थी। उसी के रूप की बढ़ाई या उसकी सुंदरता के बारे में लिखी गई पुस्तक है कपूर मंजरी। ठीक है, दूसरा इसकी पुस्तक है काव्य मीमांसा, बाल रामायण, हर विलास, बाल भारत, प्रचंड पांडव, भुवन कोश आदि। ठीक है, तो ये सारी किताबें किसने लिखी थी? राजशेखर ने। भोजदित्य, इसके बाद में क्या होता है? भोजदित्य किसका बेटा था? महेंद्रपाल प्रथम व देहनागा देवी का। ठीक है दोस्तों, भोजदित्य नामक राजा बना 908 ईस्वी से 913 ईस्वी तक, यानी कि 5 वर्ष तक इसने शासन किया। 5 वर्ष तक शासन किया। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। जीर्ण माता मंदिर का निर्माण तो उसने किया था हट्टड़ ने, ये तो इसका नहीं है। महेंद्रपाल प्रथम वो देहनागा देवी का पुत्र था। भोजदित्य के बारे में कुछ ज़्यादा उपलब्धि नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बनता है नागभट्ट द्वितीय। भोजदित्य के बाद में शासक बनता है महिपाल। ठीक है दोस्तों, महिपाल प्रथम। भोजदित्य के बाद में प्रत्यार वंश का शासक बनता है महिपाल प्रथम। महेंद्रपाल व रानी महीदेवी का पुत्र था, यानी कि महिपाल ने भोजदित्य को हराकर, जो इससे पिछला शासक था भोजदित्य, उसको हराकर, युद्ध में हराकर ये राजगद्दी स्थापित की थी। और ये भी महेंद्रपाल, यानी कि जिसका पुत्र भोजदित्य था उसी का पुत्र ये था महिपाल। तो महिपाल ने अपने भाई को हराया। ठीक है दोस्तों, युद्ध में भाई को हरा कर युद्ध में, और महिपाल ने अपनी गद्दी पे आसीन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसकी उपाधि थी विनायकपाल व हेरबपाल। ठीक है, महिपाल प्रथम की उपाधि थी विनायकपाल व हेरबपाल। देखो पाल यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पाल जो उपाधि लगाई जाती थी, जैसे धर्मपाल, देवपाल, ये बंगाल शासक के लगाई जाती थी, लेकिन इसने भी पाल की उपाधि लगाना स्टार्ट कर दिया था। किसने? महिपाल प्रथम ने विनायकपाल व हेरबपाल। इसके समय में एक अरब यात्री था अल मसूदी। सुलेमान किसके टाइम पे आया था? अरब यात्री सुलेमान किसके टाइम पे आया था? मिहिर भोज के टाइम पे। और अल मसूदी जो 915 से 918 तक 3 साल तक रहा था, वो किसके काल में था? महिपाल प्रथम के काल में, अल मसूदी। ठीक है दोस्तों, अरबी यात्री था। इसने गुर्जरों का नामकरण दिया था अल गुर्जरा। इन्होंने प्रत्याहारों का नाम क्या दिया था?
अल गुर्जरा, अल गुर्जरा। और प्रत्यारों के राजा को, राजा का क्या नाम दिया था इसने, बोरा। ठीक है दोस्तों, बोरा यानी कि नामकरण। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अल गुजरा किसका नाम, किसके द्वारा दिया गया नाम है, अल मसूदी जो अरबी यात्री था। बोरा किसे कहा जाता, प्रत्यारों के राजा को क्या कहा, किसने कहा, बोरा अल मसूदी ने, जो अरबी यात्री था। ठीक है। इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट शासक था, राष्ट्रकूट शासक। इससे क्या होता है, पराजित हो जाता है। कौन पराजित हो जाता है, महिपाल प्रथम। यानी कि राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय ने महिपाल को युद्ध में हरा देता है और कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। ठीक है। इसके बाद होता है महेंद्रपाल द्वितीय। ठीक है। महेंद्रपाल द्वितीय का शासन था 943 से 948 तक, यानी 5 वर्ष तक शासन रहता है इसका, 5 वर्ष तक शासन रहता है महेंद्रपाल द्वितीय का। महेंद्रपाल द्वितीय महिपाल प्रथम का पुत्र था और उसकी माता का नाम था प्रज्ञादना देवी। ठीक है दोस्तों, महिपाल प्रथम का पुत्र था महेंद्रपाल द्वितीय, उसकी माता का नाम प्रज्ञादना देवी। ठीक है। इसके बाद में प्रत्यारों का कुछ अंतराल पे, हल्के फुल्के अंतराल पे रहा है राजाओं का शासन। वो था, एक था देवपाल 943 से 54 तक। ठीक है दोस्तों। फिर रहा महिपाल द्वितीय 955 ईस्वी में, कुछ महीनों तक इसने शासन ग्रहण किया था। उसके बाद में इसको हरा दिया था किसने, विजयपाल ने, और विजयपाल ने शासन हत्या की 960 ईस्वी पे शासन किया। और इसी के टाइम पे चालुक्यों की उत्पत्ति, यानी कि गुजरात के जो चालुक्य वंश है, उन्होंने अपने वंश की स्थापना की थी, वंश की स्थापना। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि चालुक्यों की स्थापना जो गुजरात के राजा थे चालुक्य, उनकी स्थापना विजयपाल के टाइम पे 960 ईस्वी में ही हुई थी। ठीक है। इसके बाद आता है एक प्रत्यार शासक राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल ये 1018 ईस्वी के लगभग किसका शासक था, प्रत्यार वंश का शासन था। इसके टाइम पे गजनी का आक्रमण हुआ था, महमूद गजनी। ठीक है। इसका नाम आपने सुना होगा, पिछली वीडियो हमने बनाया भी इसके बारे में। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी का भारत पर कितने बार आक्रमण होते हैं, 17 बार, 17 बार आक्रमण। ठीक है दोस्तों, भारत पर 17 बार आक्रमण करता है मोहम्मद गजनी। और ये कन्नौज पर 12वां आक्रमण था, 12वां आक्रमण। ठीक है दोस्तों, यानी कि राज्यपाल के समय प्रत्यारों के ऊपर जो भारत पे आक्रमण किया था, वो कन्नौज के ऊपर 12वां आक्रमण था मोहम्मद गजनी का। और भारत पे टोटल उसने कितने आक्रमण किए थे, 17 आक्रमण किए थे। तो क्या होता है, इसको कायर शासक कहा गया है। जब मोहम्मद गजनी इसके ऊपर आक्रमण करता है तो राज्यपाल जो उस टाइम पे कन्नौज का शासक था, प्रत्यारों का शासक था, वो अपनी राजधानी को छोड़कर भाग जाता है। क्या होता है दोस्तों, भाग जाता है, अपनी राजधानी को छोड़कर भाग जाता है। इसलिए इसको कायर शासक कहा गया, क्योंकि इसने युद्ध नहीं करके, उससे डर के मोहम्मद गजनी से अपनी राजधानी को छोड़कर भाग जाता है। ठीक है। यानी कि जनता के लिए या अपनी राजधानी के लिए इसने कोई भी युद्ध नहीं किया, ना उनकी रक्षा की, और ये अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। इसीलिए इसको कायर शासक कहा गया है। किसको, राज्यपाल को। चंदेल शासक, इसलिए ये कायर था, छोड़ के भाग गया, इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना होती है। और विद्याधर ये कौन था, चंदेल शासक। चंदेल शासक ने कई सरदारों के साथ मिलकर राज्यपाल की क्या कर दी, हत्या। ठीक है दोस्तों, हत्या कर देते हैं राज्यपाल की। विद्याधर जो चंदेल शासक था, वह अन्य सरदारों के साथ मिलकर इससे नाराज होकर राज्यपाल से कि तू गजनी से युद्ध ना करके जनता को ऐसे ही छोड़ के बग गया और पेड़ दिखा के बग गया, इसलिए तू कायर है, इसलिए इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी, राज्यपाल की। उसके बाद में गुर्जर प्रत्यारों का एक यशपाल नाम का अंतिम शासक था, यशपाल। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यशपाल प्रत्यारों का अंतिम शासक है। ठीक है दोस्तों, ये 1036 ईस्वी तक इसने शासन किया था, 1036 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और चंद्रदेव गढ़वाल, जो गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रदेव ने, चंद्रदेव। ठीक है दोस्तों, इसने क्या करता है, यशपाल को हरा देता है और कन्नौज पर गढ़वाल वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का संपूर्ण गुर्जर प्रत्यार वंश का
चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला चैप्टर बनाएंगे हम चौहान वंश के बारे में, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।